नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड पुलिस की तैयारी के लिए आज दूसरा वीडियो जो कि इतिहास से संबंधित है, और इस हफ्ते हमें इतिहास को पूरा करना है। तो इतिहास के बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं कि जो कि मैंने आपको बताए थे पुराण किस राजवंश से संबंधित रहे हैं। जैसे विष्णु पुराण मैंने बताया था मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है, वायु पुराण गुप्त राजवंश से संबंधित है। लेकिन प्रश्न बनता है कि सबसे प्राचीन पुराण का नाम बताइए। ये प्रश्न बहुत बार आया है, तो आप इसको नोट कर लेना। सबसे प्राचीन जो पुराण है मत्स्य पुराण है। ठीक है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। और पुराणों की संख्या भी कभी कभार पूछी जा चुकी है। तो पुराणों की संख्या 18 बताई गई है। पुराणों की संख्या यदि आएगा तो कितनी बताएगी? 18 बताएगी। सबसे प्राचीन पुराण जो बताया गया है मत्स्य पुराण बताया गया है। और जो पुराणों की रचना की गई है वो लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्र शर्वा द्वारा किया गया है। मतलब पुराणों के जो रचनाकार हैं वो किसे माना गया है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्र शर्वा को माना गया है। तो ये पुराण है, पुराणों की रचनाओं से संबंधित है। और इस उसके बाद जो पुराणों के बाद आए हैं वो संहिताएं आए हैं। और इस संहिता में मैत्रायणी एक संहिता थी, उसमें स्त्री को सर्वाधिक गिरी हुई चीज बताया गया है। मतलब किस संहिता में स्त्री को गिरा हुआ माना गया है, या हम कह सकते हैं स्त्री को पुरुषों का तीसरा दोष बताया गया है, तो मैत्रायणी संहिता में। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है कंपटीशन लेवल में। तो हो सके कि पुलिस में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगला आता है कि एक और शतपथ ब्राह्मण जो कि ऋग्वेद के बाद लिखा गया था। तो शतपथ ब्राह्मण में ये मिलता है कि जो स्त्री है उसको पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। आज भी हम कहते हैं कि जो स्त्री है वो पुरुष के अर्धांगिनी माना जाता है। तो इस शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया गया है। इसके अलावा स्मृतियों में मनुस्मृति जो कि मनु द्वारा लिखी गई है, और मनुस्मृति स्मृतियों में सबसे प्राचीन है। जैसे पुराण में मैंने कहा मत्स्य पुराण है, वैसे स्मृतियों में बात होगी तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन मानी गई है, जो कि शुंग काल में लिखी गई। शुंग काल में हम अभी जो विदेशी आक्रमण हुए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुंग काल में ये प्रश्न बन सकता है कि मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई? तो शुंग काल में। शुंग काल का मतलब कि उस समय पुष्यमित्र शुंग आए थे भारत में, जिन्होंने कि शकों को पराजित किया था। तो आगे हम हिस्ट्री में पूरी डिटेल से उन स्टोरियों को आपके सामने लाएंगे। तो ये प्रश्न है। इसके अलावा नारद स्मिथ गुप्त युग के विजय में जानकारी प्राप्त होती है। मतलब नारद स्मिथ किस काल की जानकारी देता है? तो गुप्त काल के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा जातक होते हैं बुद्ध के पूर्व, जो बुद्ध का जन्म हुआ लगभग 563 के करीब हुआ है, 563 ईस्वी पूर्व। तो उनके काल से जो पूर्व की घटनाएं हैं बुद्ध के जीवन के, उन घटनाओं का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है जातक में। ठीक है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस में मिलती है? तो जातक। ये प्रश्न इस प्रकार भी बन सकता है कि जातक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथाएं किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और जातक में किसका उल्लेख मिलता है? तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का उल्लेख किया था। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र और उनके कथाओं का वर्णन मिलता है। मतलब हीनयान का एक ग्रंथ है। हीनयान किससे संबंधित है? जैन धर्म से है। ऐसा प्रश्न बन सकता है हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन जो हीनयान का ग्रंथ है कथा वस्तु, इसमें भी महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब देखिए जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न आ सकता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। प्रश्न बन सकता है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। मतलब जो भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन के बारे में बताया गया है। और जबकि महात्मा बुद्ध के बारे में चर्चा किसमें मिलती है? हीनयान के ग्रंथ कथावस्तु में मिलती है। तो ये प्रश्न दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा अर्थशास्त्र का लेखक आप सबको पता है। एक अर्थशास्त्र अलग है जो इकोनॉमिक पढ़ते हैं, एडम स्मिथ उनके रचनाकार हैं। लेकिन एक अर्थशास्त्र जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने लिखी है। चाणक्य के दो अन्य नाम मिलते हैं, विष्णुगुप्त और कौटिल्य।
ये याद रखना। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र के 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित किया। मतलब जो अर्थशास्त्र है उसके कितने अधिकरण हैं? तो 15 अधिकरण है। कितने प्रकरण हैं? तो 180 प्रकरण है। मतलब अर्थशास्त्र के रचनाकार आ सकते हैं। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ किस काल का है? तो मौर्य काल का है। मौर्य काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितनी भी दशाएं हैं उनके बारे में चर्चा मिलती है इस कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। और इसमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलते हैं। किसने कितने अधिकरण हैं? तो 15 अधिकरण हैं। कितने प्रकरण हैं? तो 180 प्रकरण हैं। अब आता है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण ने किया है। जो ऐतिहासिक घटनाएं भारत में शुरू होती हैं तो उसका जो पहला ग्रंथ माना जाता है वो कल्हण की राजतरंगिणी को माना जाता है। जो आपके पास ये राइटर हैं, ये राइटरों की जो रचनाएं हैं ये भी आपसे वहां पर पूछी जा सकती हैं। तो जितने मैंने बताए हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, और ये देखिए कल्हण का राजतरंगिणी है जो कि 12वीं शताब्दी में लिखी गई, और कश्मीर के इतिहास के बारे में इसमें चर्चा मिलती है। तो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी किसमें मिलती है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। तो वो है कल्हण की राजतरंगिणी में मिलता है। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चचनामा का लेखक था अली अहमद। जो अरबों की सिंधु, जो मैंने बताया कि 712 में अटैक हुआ मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, तो उसके बारे में जो जानकारी मिलती है, यह हम कहें अरब थे तो इन्होंने सिंधु पर अटैक कर दिया। तो उसमें अटैक के बारे में जो राइटर थे अली अहमद, उन्होंने चचनामा एक नामक ग्रंथ लिखा। उसमें अरबों के भारत पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अष्टाध्यायी, जो कि आपने संस्कृत में पढ़ी होगी, अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। संस्कृत भाषा की व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो अष्टाध्यायी है। का लेखक पाणिनि है। इसने मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। मतलब मौर्य के पहले और मौर्य के बाद की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो संस्कृत का पहला ग्रंथ अष्टाध्यायी, जिसके रचनाकार पाणिनि हैं, उन्होंने माना, उन्होंने बताया। उसके बाद आता है कात्यायन की गार्गी संहिता। ठीक है, कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। ये गार्गी संहिता किस प्रकार का ग्रंथ है? तो प्रश्न बन सकता है ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यौन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। यौन आक्रमण का उल्लेख भारत के या किस ग्रंथ में मिलता है? तो कात्यायन का गार्गी संहिता में मिलता है। यौन आक्रमण मैंने आपको बताए हैं, यौन भारत में कौन कौन है, किस प्रकार आएंगे, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे मध्यकालीन भारत में, और शायद प्राचीन भारत में भी इसका उल्लेख है। तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, जो कि मैंने अभी बताया था आपको। पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के। ऐसा प्रश्न बन सकता है कि पतंजलि कौन थे? तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इन्होंने महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। मतलब ऐसा प्रश्न भी बन सकता है कि महाभाष्य नामक ग्रंथ किसका है? तो महाभाष्य नामक ग्रंथ किसका है? पतंजलि का है। और गार्गी संहिता किसकी है? तो कात्यायन का है। ये दोनों प्रश्न आपके पास बन सकते हैं। ये जो राइटर हैं, ये राइटरों को भी आपने फोकस करना है कि किस लेखक ने कौन सी रचना लिखी है। ठीक है, इस पर जरा आप फोकस करें। अब है विदेशी विवरण, मतलब विदेशी यात्रियों से भारत की जानकारी कैसे मिलती है वो देखो। टेशियस एक यूनानी रोमन लेखक है। यह ईरान का राज्य वैद्य है। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ठीक है, टेशियस कौन का राज्य वैद्य था? ईरान का राज्य वैद्य था। प्रश्न बन सकता है हेरोडोट्स इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोट्स कौन था? इतिहास का पिता। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया, परंतु इसका विवरण अनुश्रुतियों के अभाव में एक अफवाह टाइप की मानी गई है। तीसरा है सिकंदर के आने के समय के लेखक नियाकट्स। ये प्रश्न आया है, नियाकट्स, आनिटसिकट्स, तर अरिस्टोबुल्स। ठीक है, ये तीनों लेखक सिकंदर के समय भारत आए थे और इसके प्रमाण विश्वसनीय माने गए हैं कि भारत में है, और इस पर जिसने भी इन्होंने अपना विवरण दिया है तो ये विश्वसनीय माना गया है। ये मेगास्थनीज वेरी इंपॉर्टेंट है। यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्ययुगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा। प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि इंडिका नामक ग्रंथ किसका है? तो मेगास्थनीज का है। किसके समय भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। किसका राजदूत था? हर तरीके से आपने प्रश्न के कान पकड़ने हैं, एक ही तरफ से मत सोचिए। यदि आप एक ही प्रश्न के 4 प्रश्न बना रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, अगला आता है
डायमिकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युगीन से संबंधित है। डायमिकस कहाँ का था? सीरिया का था। किसके शासनकाल में आया था? एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युगीन से संबंधित है, डायमिकस। ठीक है, अगला आता है डायोनीशियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फिया का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। देखो, एक डायमिकस है जो बिंदुसार के दरबार में आया था, एक है डायोनिसस जो अशोक के शासनकाल में आया था। लेकिन कहाँ का था? दोनों में डिफरेंस है। ये सीरिया का था और ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फिया का राजदूत था। टॉलमी देखो, दूसरी स्थान में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। भारत का भूगोल नामक एक पुस्तक है जो लिखी टॉलमी ने। कब लिखी? दूसरी शताब्दी ईस्वी में। अब आता है प्लीमी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? प्लीमी ने लिखी है। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के विवरण मिलता है। मतलब नेचुरल हिस्ट्री में क्या मिलता है? पशुओं के बारे में मिलता है, पेड़ पौधों के बारे में चर्चा मिलती है, खनिज पदार्थों का वर्णन मिलता है। उसके बाद पेरिपल्स ऑफ द एथरीन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाह तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में लिखा। किसने 80 ईस्वी में भारत के बंदरगाहों तथा उसके व्यापारिक संबंधों के बारे में लिखा? तो लिखा है पेरिपल्स ऑफ द एथरीन सी के लेखक, जिसके बारे में चर्चा, मतलब लेखक की जानकारी नहीं मिलती। उसके बाद चीनी लेखक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चीनी लेखक में फाहियान, चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ये फाहियान किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। किसने बताया मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध? तो फाहियान ने बताया। और किसके दरबार में आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, जिसे विक्रमादित्य कहा जाता है। शुंगयुन 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्र की। 518 में मिलान के लिए भी आ सकता है कि सबसे पहले कौन यात्री आया? तो फाहियान आया, फिर शुंगयुन आया, फिर ह्वेनसांग आया। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वो भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष रहकर 644 ईस्वी में चीन लौट गया। बिहार में नालंदा स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के बाद भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके वो चीन ले गया। उसने अपना वृत्तांत सीयूकी में दिया। सीयूकी नामक वृत्तांत किसने लिखा है? प्रश्न बन सकता है। सीयूकी किसने लिखा है? सी से सीयूकी ह्वेनसांग ने लिखा है, जिसमें उसने 138 देशों का विवरण मिलता है। शियोकी में ऐसा प्रश्न भी बन सकता है कितने देशों का उल्लेख मिलता है? तो 138 देशों का। इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन मिलता है। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति वेरी इंपॉर्टेंट कौन थे? तो शीलभद्र थे। ह्वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो ह्वेनसांग के समय शीलभद्र थे। और ह्वेनसांग के बाद आता है इत्सिंग। 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। मतलब 2 इत्सिंग ने, एक नालंदा में तो ह्वेनसांग ने अध्ययन किया, लेकिन इत्सिंग ने विक्रम विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया। तो ये हो गए आपके चीनी लेखक। अब आते हैं अरबी लेखक। अरबी लेखकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अरबी में आते हैं औ से अलबरूनी। यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। किताब उल हिंद या तहरीक हिंद नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो अलबरूनी ने लिखा। इसको भारत की खोज भी कहा जाता है। इसको अरबी भाषा में कहें, अरबी भाषा में किताब उल हिंद या तहरीक हिंद, इसको क्या कहेंगे? भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लिखी है। इसके बारे में चर्चा कर लेना। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन के बारे में भी ये चर्चा करता है। उसके बाद इब्न बतूता, वेरी इंपॉर्टेंट। इब्न बतूता एक अरबी भाषा में लिखा गया है ग्रंथ, जिसका नाम है रेहला, किताब उल रेहला। किताब उल रेहला किसने लिखी है? तो इब्न बतूता ने लिखी है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर जानकारी मिलती है। 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन कासिम ने इसे दिल्ली का काजी और न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। कब किया? 1533 में किया। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया, जिसे पागल बादशाह भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये अरबी लेखक हो गए। इसके अलावा कुछ अन्य 4-5 लेखक हैं, जैसे तारानाथ तिब्बती लेखक था।
इसने क्युंगर और त्युंगर नामक ग्रंथ लिखे। प्रश्न बन सकता है कि क्युंगर और त्युंगर नामक ग्रंथ किसने लिखे, तो एक तिब्बती लेखक था तारानाथ, उसने लिखे। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद मार्को पोलो आता है। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन में के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये हो गया साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत हम कैसे जानेंगे, भारत का इतिहास कैसे था, क्या था। तो ये जितने भी राइटर हैं इन्होंने भारत के इतिहास के बारे में बताया है। तो ये जितने भी ग्रंथ हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनको आप अपने नोटबुक में जरूर नोट करें, क्योंकि ये प्रश्न इसमें से जो जो जितने राइटर हैं इसमें से 2-3 राइटर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो कोई भी प्रश्न टकरा सकता है, तो आप अपनी नोटबुक में लिखें और याद करें। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।